2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं आप तमाम विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की, और ये आपके लिए एक शब्द यूज कर रहा हूं, टॉनिक का काम करेगा परीक्षा के ठीक पहले। परीक्षा के मात्र कुछ दिन पहले मैं आपको ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर पूर्णतः रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो आपका 5वां अध्याय है रसायन विज्ञान में, क्लास 10 में। तो रस तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है क्या। अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं और इन 118 तत्वों के गुणों में कुछ समानता और असमानताएं पाई जाती है। इन तत्वों के गुणों का अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल है। 118 तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान नहीं है। अतः समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक वर्ग में या आवर्त में सजाया गया, जिसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तत्वों को आवर्त में या वर्ग में सजाने के लिए प्रारंभ में अनेक प्रयास किए गए थे, जैसे कि संयोजकता के आधार पर सजाना, कि एकल संयोजकता होगा, द्वि संयोजकता होगा तो उनको एक साथ रखेंगे। लेकिन ये कारगर संभव नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। फिर उन्हें बांटने का प्रयास किया गया धातु में, अधातु में, उपधातु में, लेकिन ये चलेगा नहीं, इसलिए कि 80% से अधिक तत्व अभी तक खोजे गए 118 तत्वों में से अधिकांश तत्व तो धातु हैं। तो ये वर्गीकरण एक तरफा हो जाएगा। इसलिए धातुओं के आधार, धातु और अधातु के आधार पर भी तत्वों को बांटना उचित प्रतीत नहीं होता है। और ऐसे भी तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं, जिसमें जर्मेनियम एक प्रमुख उपधातु है। सिलिकॉन को भी लोग प्रमुख उपधातु में रखते हैं, लेकिन सिलिकॉन में अधातुई गुण भी प्रमुखता से पाई जाती है। तो ये वर्गीकरण भी चला नहीं। इसके बाद डोबेरिनर नामक वैज्ञानिक ने ट्रायड सिस्टम को डेवलप किया। ट्रायड यानी त्रिक बोलते हैं, त्रियक, डोबेरिनर का त्रिक बोलते हैं। और उन्होंने किया क्या, डोबेरिनर महोदय ने क्या किया, देखिए यहाँ से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है और क्विक रिवीजन मैं करवा दे रहा हूँ। इसका पूरा ये चैप्टर मैं आपको आज इस सेशन में मैं ये चैप्टर आपको एक बार बढ़िया से रिवीजन करवा के फिनिश करवा दे रहा हूँ। तो डोबेरिनर महोदय जो है, और ये सिलेबस के लिए मैंने आपका सिलेबस रखा हुआ है, उसी के हिसाब से पूरा इसको करवा दे रहा हूँ। तो देखिएगा, डोबेरिनर्स ट्रायड, डोबेरिनर्स ट्रायड बोलते हैं। डोबेरिनर का त्रिक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, 3 समान गुण वाले तत्वों को, डोबेरिनर महोदय ने 3 समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, और इनमें पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हम लोग एक ऐसा ट्रायड लेते हैं जो पूर्णतः डोबेरिनर के त्रिक को मानता है, और उसमें हम लोग लिथियम, सोडियम और पोटासियम ले लेते हैं। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान 39। इन पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दीजिए तो 7 + 39 करते हैं, और औसत निकालने के लिए उसमें 2 से हम लोगों को भाग देना होगा। औसत निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो ये आपका 46/2 अर्थात 23 आएगा। और ये जो 23 है वो एग्जैक्ट सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। 23 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। ये ट्रायड सिस्टम इन्होंने दिया और ये प्रचलित भी हुआ। लेकिन अभी ट्रायड सिस्टम का सबसे बढ़िया मैंने आपको एग्जाम्पल बताया
कुछ एग्जाम्पल पर ये ट्रायड सिस्टम लागू होता है, लेकिन जैसे जैसे तत्व खोजे गए और जब तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है उच्च तत्वों के लिए ये ट्रायड सिस्टम फेल हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण दिया जिस पर कि डोबेरिनर का ट्रिक पूर्णतः लागू होता है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ ये ट्रायड सिस्टम काम नहीं करता है। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का ये जो डोबेरिनर का प्रयास था, बढ़िया प्रयास था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद डोबेरिनर महोदय के बाद हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड की। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम दिया किन्होंने? न्यूलैंड महोदय ने अष्टक नियम दिया, और इसमें इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इस प्रकार से सजाया कि कहीं से भी गिनती करने पर पहला और आठवां तत्व का गुण एक समान पाया गया। पहला और आठवां तत्व का गुण एक जैसा पाया गया, तो इसका नाम उन्होंने रखा अष्टक नियम। यह व्यवस्था संगीत में जो 7 स्वर होते हैं उसकी तरह होती है, जहाँ कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो पहला और जो आठवां स्वर होगा ना वो एक जैसा हो जाएगा। 7 ही स्वर होते हैं, पहला और आठवां एक जैसा हो जाता है। तो डोबेरिनर के बाद न्यूलैंड महोदय के द्वारा जो प्रयास किया गया था, जिसे हम लोग अष्टक नियम बोलते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अक्रिय गैस न्यूलैंड के समय तक ज्ञात नहीं थे, इसलिए अक्रिय गैसों को उन्होंने चयनित नहीं किया है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस तरह इसके बाद पोटासियम, कैल्शियम। कुछ आसान हमने ये क्रम ले लिया जहाँ पर कि ये पूर्णतः लागू होता है। कौन सा? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में इन्होंने कहा कि कहीं से भी गिनिए पहला और आठवें तत्व का गुण समान होगा। जैसे कि अगर हम लोग कार्बन ले लें तो कार्बन को पहला माने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कार्बन और सिलिकॉन का गुण सही में समान होता है। कार्बन और सिलिकॉन का गुण एक जैसा होता है। उसी तरह अगर फ्लोरीन को 1 माने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्लोरीन और क्लोरीन के गुणों में समानता पाई जाती है। इस तरह लिथियम से सोडियम पर आएंगे तो फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम पर आइए तो 8 गिनेंगे, 1 और 8वां तत्व होगा, इनके गुणों में समानता पाई जाती है। ये संगीत के 7 स्वर के तरह है, जिसे हम लोग सा रे ग म प ध नी बोलते हैं, या फिर डो रे मी फा सो ली ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें बात छोड़िए, 7 स्वर। लेकिन अब समस्या देखिए, इन्होंने पहले और आठवें तत्व को कहा कि इनके गुणों में समानता होगी और पाई भी जाती है, लेकिन जब अक्रिय गैस खोजे गए तो फ्लोरीन के बाद अक्रिय गैस आता है नियॉन, क्लोरीन के बाद अक्रिय गैस आता है आर्गन। तो जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई, अक्रिय गैसों की जब खोज हो गई, आपको अगर समझने में कभी प्रॉब्लम हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा देख कर तब आगे बढ़ जाएंगे बाद में। पहले यहाँ देखिए, अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद अब पहला और आठवें तत्व का गुण समान नहीं रहा, बल्कि पहला और 9वें तत्व का गुण समान हो गया। फ्लोरीन से गिनेंगे तो अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहला और 9वां तत्व का गुण समान हुआ, न कि पहला और 8वां तत्व का। तो अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद ये न्यूलैंड महोदय के द्वारा दिया गया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का जो इनका प्रयास था, अष्टक नियम, वो फेल हो गया। ऐसे भी ये अष्टक नियम असफल इसलिए भी हुआ कि जब उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों की तरफ हम लोग आते हैं तो ये ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता है। तो न्यूलैंड महोदय का जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का प्रयास था वो बेहतरीन था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इनको कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद न्यूलैंड महोदय के अष्टक नियम के
फेल होने के बाद इसमें तो आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंडलीव की आवर्त नियम की चर्चा है, मेंडलीव के आवर्त नियम की चर्चा है। और मेंडलीव का आवर्त नियम ना, मेंडलीव का आवर्त नियम, चलिए इसकी बात करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मेंडलीव जो थे वो रूस के एक शिक्षक थे मेंडलीव, और इनका जो प्रयास था आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास, यही सबसे श्रेष्ठ रहा था। मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव द्वारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये मेंडलीव महोदय ने अपने समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्ग और आवर्त में बांटा। वर्ग और आवर्त में उन्होंने तत्वों को अपने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा। अब मेंडलीव के द्वारा तत्वों को वर्ग में रखा गया, और वर्ग कहते किसको हैं? वर्ग, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपका परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, इसलिए टर्म पर थोड़ा सा फोकस रहिएगा। वर्ग बोलते हैं ग्रुप को, और आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, जो आवर्त सारणी के जो वर्टिकल रो हैं, उदग्र स्तंभ, उन्हें वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, और आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को ये हम लोग आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। थोड़ा देखिएगा, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है, और आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। ये तत्वों को वर्ग और आवर्त में उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने सजाया, और अपने आवर्त सारणी के संदर्भ में मेंडलीव ने एक नियम दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने एक आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम है, मेंडलीव का ये आवर्त नियम है जिसके आधार पर उनकी आवर्त सारणी बनाई गई है। और ध्यान में रखिएगा, मेंडलीव महोदय को आवर्त सारणी का जनक मानते हैं। मेंडलीव महोदय को आवर्त सारणी का जनक मानते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे तो मोसले और नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, लेकिन आप जब 11th का NCERT देखिएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक भी मेंडलीव ही है। तो हम लोग भी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक में भी मेंडलीव महोदय को ही रखें तो ज़्यादा उचित होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर, और परमाणु संख्या की खोज किया था मोसले ने। परमाणु संख्या की खोज मोसले महोदय के द्वारा किया गया, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय मोसले महोदय को जाता है। लेकिन अब चूंकि इन्होंने आवर्त सारणी बनाया ही सबसे पहले किन्होंने, मेंडलीव ने था, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी मेंडलीव को ही मानते हैं। और हम लोग किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। आवर्त सारणी का जनक या आधुनिक आवर्त सारणी भी है ना, तो उसमें आप मेंडलीव ही बना दें। तो मेंडलीव क्या किए, अपने समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उन्होंने वर्ग और आवर्त में बांटा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो वर्ग थे वो उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 8 तक इन्होंने वर्ग बनाया। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में 1 से 8 तक वर्ग बनाया, और अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो उसमें एक 0 वर्ग जोड़ दिया गया, एक 0 वर्ग जोड़ दिया गया, एक 0 वर्ग जोड़ दिया गया। तो इस तरह से मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या हो गई 9।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या हो गई 9, 1 से लेकर 8 तक, तथा एक अक्रिय गैस खोजे गए, नोबेल गैस खोजे गए। तो नोबेल गैसों को वर्ग शून्य में रख दिया गया, नोबेल गैसों को वर्ग शून्य में रख दिया गया। तो वर्गों की संख्या हो गई 9। अब इस वर्ग में एक समस्या है। मेंडलीव के द्वारा वर्ग 1 से 7 तक को ए और बी उपवर्गों में बांटा गया। मतलब कि वर्ग 1A 1B इसी तरह डॉट 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 7A 7A 7B तक में बांटा गया। तो मेंडलीव महोदय के द्वारा वर्ग 1 से 7 तक को उपवर्ग ए और बी में बांटा गया, लेकिन इन्होंने अपने 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा। तो ये मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष हो गया। क्या मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष हो गया? कि मेंडलीव महोदय के द्वारा अपने आवर्त सारणी के वर्ग 8 में एक साथ 3-3 तत्वों को रखा गया, जिसमें सबसे फेमस 3 तत्वों का सबसे फेमस समूह है कौन? FeCONI, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल के तरह इन्होंने 3-3 तत्वों को वर्ग 8 में एक साथ रखा, जो मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष हो गया। तो मैंने पहले गुण न बताकर पहले दोष बता दिया, उसे चिंता नहीं करना है आपको। गुण तो सबसे बड़ा यही हो गया कि तत्वों को इन्होंने सफलतापूर्वक आवर्ती वर्गीकरण किया। समान गुण वाले तत्वों को इन्होंने सफलतापूर्वक समान वर्ग और समान आवर्त में रखा। ये तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता हो गई। और मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव के आवर्त सारणी को उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम के आधार पर बनाया। वर्ग हो गए इसमें 9, जिसमें वर्ग 1 से 8 तक हुआ, और एक शून्य वर्ग अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद उसमें बढ़ा दिया गया। वर्ग 1 से 7 तक को उपवर्ग ए और बी में बांटा गया, लेकिन 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा जाना मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रमुख दोष में से एक है। और एक बात, कोई भी आवर्त सारणी पूछे तो उसमें हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी का भी दोष है, और अभी जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप चल रहा है उसका भी दोष है। आधुनिक आवर्त सारणी का अभी दीर्घ रूप चल रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का लॉन्ग फॉर्म जो है ना, उसमें उसका भी दोष है कौन? हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। उसको वर्ग 1 में रखें क्षारीय धातुओं के साथ, या वर्ग 17 में रखें हैलोजन तत्वों के साथ, ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। क्योंकि हाइड्रोजन का गुण कुछ मिलता है हैलोजन तत्वों के साथ, कुछ मिलता है वर्ग 1 के क्षारीय तत्वों के साथ, और कुछ गुण इन दोनों में से किसी से नहीं मिलता है। इसलिए हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में अभी तक स्थान निश्चित नहीं है। तो मेंडलीव का ये आवर्त सारणी, उसमें इन्होंने 7 आवर्त रखा 7, वर्ग हो गए 9, 0 वर्ग मिला के वर्ग हो गया 9। अब ध्यान में रखिएगा, ये जो पहला आवर्त है उसमें मात्र 2 तत्व। तो दूसरे आवर्त में चूंकि उस वक्त कितने तत्व ज्ञात थे नहीं थे, ये क्लास 10 में उतना डिटेल से आपसे बात होगी नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी की हम लोग बात करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के, तब उसकी हम लोग बात करते हैं। रूस के एक वैज्ञानिक थे मेंडलीव महोदय, और इनके आवर्त सारणी के हम लोगों ने कुछ प्रमुख गुण और दोषों को देखा। अच्छा, एक बात और है इसमें, आपके क्लास 10 में ये दिया है चाहे नहीं दिया है ना, दिया होगा, छोड़िए ना, उसकी हम लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है आपके किताब में, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्या? देखिए तो, इन्होंने अपने समय तक ज्ञात कुछ, अपने समय तक अज्ञात कुछ तत्वों के खोज होने की भी घोषणा की थी। मेंडलीव के द्वारा ध्यान में रखिएगा, जब मेंडलीव अपना आवर्त सारणी दिए थे तो उसमें बोरॉन इस वर्ग में, नीचे एल्युमिनियम इस वर्ग में, नीचे गैलियम। तो गैलियम उस वक्त ज्ञात नहीं था, मेंडलीव के समय गैलियम ज्ञात नहीं था। तो गैलियम की जगह उन्होंने इसे इका एल्यूमिनियम नाम दिया।
और मेंडलीव ने कहा था कि ये तत्व भविष्य में खोज होगा भी, और इसके गुण भी वही पाए गए जो मेंडलीव के द्वारा कहा गया था। इसके साथ साथ वर्ग, ये तो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग 13 है, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग 14 है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय या मेंडलीव के समय जर्मेनियम भी ज्ञात नहीं था, लेकिन मेंडलीव ने जर्मेनियम के बदले, जो उनके समय में अज्ञात था, इन्होंने इका सिलिकॉन नाम दिया, इका सिलिकॉन नाम दिया, और इन्होंने कहा कि ये भविष्य में खोज होगा, भविष्य में खोज हुआ भी, और उसके गुण वही पाए गए जो मेंडलीव ने कहा था। तो और इस तत्व का नाम इका सिलिकॉन मेंडलीव ने रखा था, बाद में इसका नामकरण जर्मेनियम के रूप में किया गया। तो मेंडलीव के द्वारा कुछ भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का पूर्वानुमान लगा लिया गया था, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ इनके गुणों, इनके आवर्त सारणी के गुणों की बात करें तो इन्होंने बेरिलियम जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में सुधार किया। ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम 4, 9, तो इनके समय में बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान शायद लोग 13 मानते थे, लेकिन मेंडलीव के द्वारा बेरिलियम का सही परमाणु द्रव्यमान 9 लाया गया। इन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भी सुधार किया, जिसमें बेरिलियम भी शामिल है। तो आप ये इन बातों को देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तब इसमें एक और चीज जो आपके सिलेबस को देखकर ध्यान आ रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष में वो भी है, कौन भी भाई। तो इन्होंने एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग के नीचे रखा। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग के नीचे रखा। एफ ब्लॉक के तत्व कौन? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स 14 होते हैं, एक्टिनाइड्स 14 होते हैं। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व हुआ, और इन्होंने उन 28 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया, मुख्य भाग में स्थान नहीं दिया। ये इनके आवर्त सारणी का एक दोष है। और कुछ एक और भी है, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव के द्वारा चूंकि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था, इसीलिए तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था, इसीलिए पहले पोटासियम होना चाहिए था जिसका परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, फिर आर्गन होना चाहिए था जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। लेकिन मेंडलीव ने पहले रखा आर्गन, परमाणु द्रव्यमान 40, फिर रखा पोटासियम, परमाणु द्रव्यमान 39। तो ये मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार नहीं है। मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। इस आधार पर पोटासियम पहले होना चाहिए था, आर्गन बाद में होना चाहिए था। आज के समय के हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से, परमाणु संख्या के अनुसार मेंडलीव ने सही काम किया था। परमाणु संख्या के अनुसार मेंडलीव ने सही काम किया था, लेकिन उनके समय तक परमाणु संख्या ज्ञात ही नहीं था ना, तो उन्होंने आर्गन को पहले रखा और पोटासियम को बाद में रखा। इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने काम किया बढ़िया, लेकिन क्यों किया ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? मेंडलीव महोदय एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये किसी वैज्ञानिक का हम लोग किए गए किसी कार्य में दोष तो देख लेते हैं, लेकिन उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है ना। हम लोग जब दुनिया में कोई उस चीज के बारे में नहीं जानता था, तो ऐसे महान वैज्ञानिकों ने अपने मेहनत से, रिसर्च वर्क से नया कुछ ऐसा काम किया जिससे हम लोगों को विज्ञान के विकास में, हम लोगों के विकास में सहायक साबित हुआ। तो मेंडलीव महोदय को हम लोग थोड़ा सा यहीं पर रुकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि परमाणु संख्या की खोज हुई मोसले महोदय के द्वारा, और इसी परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं।
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त नियम है ये, और इसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप व्यवस्थित है। चलिए उसकी बात करेंगे, लेकिन अब जरा सा और आगे इस आवर्त सारणी को बृहद आवर्त सारणी, ठीक है, हम लोग हाँ वर्ग और आवर्त का थोड़ा चर्चा है वर्ग और आवर्त का। तत्वों को किस ब्लॉक में बांटते हैं थोड़ी उसकी चर्चा है, तो हम लोग उस पर आ रहे हैं। क्लास 10 के जो भी विद्यार्थी जिन्हें एग्जाम देना है, मेरे इस वीडियो को अगर, मेरे इस सेशन को, इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। पता चलेगा कि आपने पहले से कितना तैयारी किया है। हमारे तरफ से एक प्रश्न है, मेरे तरफ से एक प्रश्न है, मेंडली महोदय के समय कितने तत्व ज्ञात थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेंडली महोदय के समय कितने तत्व ज्ञात थे? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और मैं कमेंट पढ़कर और रिकॉग्नाइज करूंगा उसे, देखूंगा कि आपकी तैयारी कितनी है ना। जो विद्यार्थी हमारे परिचित हैं वो भी, और जो दूसरे स्कूल के विद्यार्थी हैं, पूरे बिहार राज्य के कहीं के भी हों, उससे दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी कितनी है ये बात पता चल जाएगा ना। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, वो जरा आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा ना। और कल, अच्छा, मैं प्रयास करता हूं कि सुबह 7 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूं। फिर से सुबह 7 बजे आपके साथ पुनः लाइव जुड़ूंगा, ऐसा मैं प्रयास करता हूं। और ये फाइनल सेशन रहेगा हम लोगों का, जितना टाइम लग जाए, लेकिन हम लोग 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, हम लोग कल ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस फाइनल कर देंगे। तो थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा, सुबह में कल 1.5 घंटा समय दीजिएगा, और मैं आपके केमिस्ट्री के सिलेबस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्लियर करवा दूंगा। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तत्वों को बांटा गया है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। 4 ब्लॉक में तत्वों को बांटा जाता है। तो कैसे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा जाता है। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स। इन 4 ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स। पहला एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि सबसे फेमस कौन है? सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश करता है, उन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। और एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश करता है। और थोड़ा सा इससे पहले आपको ये जानना है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें वर्ग 18 है। 18 वर्ग है, 1 से लेकर 18। और आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है 18 और आवर्त है 7। तो आवर्त है 7, वर्ग है 18। तो इन 18 वर्गों में कौन कौन वर्ग किस किस ब्लॉक में आएगा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व हुआ। इसमें टोटल 14 तत्व आते हैं। एस ब्लॉक में टोटल 14 तत्व आता है। और इसमें वर्ग कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें वर्ग 1 और 2, इसमें वर्ग 1 और 2 आएगा। हमारी आवाज़ आपको क्लियर जा रही होगी, और जो उधर लिख रहा है वो भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग जो अभी थोड़ा देर से जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे, रामरूप +2 HS गुड़ारी से हूँ। और फाइनल जो 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 23 में बिहार बोर्ड का, उसके लिए मैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो 5वां अध्याय है, चैप्टर 5 है, उसका एक बार आपका टोटल रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिएगा, एस ब्लॉक में तत्व होते हैं टोटल 14। इसमें वर्ग आता है वर्ग 1 और 2,
अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भरता है। सुनिएगा, एस उपकक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है या दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो नहीं रहेगा तो उसकी बातें नहीं करेंगे। एस उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वर्ग एक के तत्व हो जाएंगे। एस उपकक्षा में, अंतिम एस उपकक्षा में अगर दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वर्ग दो के तत्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और वर्ग एक और वर्ग दो, वर्ग एक के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय धातु, वर्ग दो के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग एक के तत्वों को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, ग्रुप टू एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो ये हुआ आपका एस ब्लॉक। दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में भरता हो, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में भरता हो उन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में एक प्रमुख तत्व है कौन? ऑक्सीजन। 1s2 2s2 2p4, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में प्रवेश किया है, इसलिए ये पी ब्लॉक का तत्व हुआ। इसमें तत्वों की कुल संख्या होती है 36। इसमें तत्वों की कुल संख्या, पी ब्लॉक में तत्वों की कुल संख्या होती है 36 और वर्ग आते हैं इसमें वर्ग 13 से 18। वर्ग 13 से 18 6 वर्ग आते हैं। वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग, 6 गो वर्ग आता है और इसमें तत्वों की कुल संख्या होती है 36। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना चाहिए? पी उपकक्षा में भरना चाहिए। चूंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी पी उपकक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसलिए इसमें कुल वर्ग भी 6 होते हैं। तो पी ब्लॉक का तत्व, इनका वर्ग कैसे निकालते हैं, ध्यान में रखिएगा, इनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इनका वर्ग निकालने के लिए अंतिम पी का इलेक्ट्रॉन, अंतिम पी में जितना इलेक्ट्रॉन आया है उसमें 12 जोड़ दीजिए। अंतिम पी में जितना इलेक्ट्रॉन आया है उसमें 12 जोड़ दीजिए। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन बनाए हैं ना, ऑक्सीजन, इसका ग्रुप निकालना हो तो लास्ट पी इलेक्ट्रॉन प्लस 12, लास्ट पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 प्लस 12, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 इसका वर्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं वर्ग। अंतिम पी में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 12 जोड़ दें, उस 4 की संख्या में 12 जोड़ दें तो ये 16 वर्ग का सदस्य हो गया। कौन? ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरा हम लोग आते हैं, 4 गो ब्लॉक है ना, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बात करते हैं, इसमें टोटल 40 तत्व आते हैं। ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या होती है 40 और इसमें वर्ग होता है 3 से 12 तक। वर्ग होता है 3 से 12 तक। वर्ग 3 से 12 गिनिएगा ना तो 10 गो वर्ग होगा। कंफ्यूजन मत हो जाइएगा कि 9 गो वर्ग होगा तो 11 गो वर्ग होगा, नहीं। वर्ग 3 से 12 तक जोड़िएगा तो टोटल वर्गों की संख्या आएगी 10। तो डी ब्लॉक में 10 वर्ग आते हैं जो 3 से 12 तक हो गए और इनमें कुल तत्वों की संख्या होती है 40। कुल तत्वों की संख्या इसमें होती है 40। अब डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे किसको? तो वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता हो, वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता हो उन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, स्कैंडियम 21 देख सकते हैं, 6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, क्रोमियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन लिख दिए ना तब 18 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आर्गन लिख दिए तो 18 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है अक्रिय गैस के आधार पर। तो 18 हो गया और दिखाना है 6। 4s में 1 होता है और 3d में 5 हो जाता है क्रोमियम में, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है इसलिए ये डी ब्लॉक का तत्व हुआ। अब विद्यार्थी जी, इसका वर्ग निकालना हो तो अंतिम डी और अंतिम एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। क्रोमियम का वर्ग कौन सा होगा? तो 5 और 1 6 वर्ग हो जाएगा। क्रोमियम का वर्ग हो जाएगा 6, अपने से निकाल कर भी आप चेक कीजिएगा। स्कैंडियम है ना, इसका वर्ग निकालना हो
तो अंतिम s और अंतिम d के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग स्कैंडियम का 3। और कॉपर भी अपवाद है, इसी तरह कॉपर भी अपवाद है। आर्गन लिख दिए तो 18 हो गया, 4s1 होता है और 3d 10 होता है। हम लोग कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने के कारण इस तरह का, या आसानी से बोलते हैं कि आधा या पूरा भरा हुआ उपकक्षा अधिक अस्थायी होता है, इसलिए ऐसा इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। ये अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरह डी ब्लॉक के तत्व हो गए 40। इसमें 4 आवर्त के 10-10 गो तत्व शामिल हैं, 4 आवर्त के 10-10 तत्व शामिल हैं और इनकी कुल संख्या हो गई 40, वर्ग 3 से लेकर 12 तक। तो अभी तक आपका वर्ग 1-2 एस ब्लॉक, वर्ग 13 से 18 पी ब्लॉक, वर्ग 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान नहीं है, यही ना दोष है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से नीचे रखा गया है और ये क्या होता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी हो या मेंडलीव का आवर्त सारणी हो, ये उनका दोष हो गया ना, दोष हो गया, गुण नहीं हुआ, दोष हो गया। क्या भाई, चौथा जब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षा में प्रवेश करता है उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आप यूरेनियम भी ले सकते हैं 92 जो रेडियो एक्टिव होता है। और आप जानते हैं कि इंडिया जो है, भारत हम लोगों का जो है वो एक न्यूक्लियर नाभिकीय परमाणु नाभिकीय शक्ति संपन्न एक देश है। हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, तो हम लोग नाभिकीय शक्ति से संपन्न देश हैं। और उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है कौन, यूरेनियम। ऐसे तो आप नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इन सबों का ज़्यादा यूज है, लेकिन चलिए यूरेनियम जो है ना, प्रकृति में पाया जाने वाला अंतिम तत्व है। प्रकृति में पाया जाने वाला लास्ट एलिमेंट है कौन, यूरेनियम। परमाणु संख्या 83 के बाद, परमाणु संख्या 83 के बाद के जितने तत्व होते हैं ना, रेडियो सक्रिय होते हैं, उनके नाभिक उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और वो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरण यानी अल्फा बीटा गामा नामक किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे तत्व रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं और यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। तो परमाणु संख्या 83 के बाद के तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं यानी अनस्टेबल होते हैं, उनका न्यूक्लियस स्वतः डिस्ट्रक्ट होता है, टूट कर छोटे छोटे परमाणुओं का, छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो यूरेनियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप पाइएगा कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकक्षा में प्रवेश करता है। यूरेनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश करता है, अतः यूरेनियम को एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यूरेनियम को एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसमें 5s2 4d 4d10 5p6, उसके बाद 6s2 4f14 5d10 6p6। तो कितना तत्व हो गया, 92 है ना, 92 है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 30 36 38 48 54 56 60 और ये 70 हो गया, 80 6 86 हो गया, 86 को हो गया, 86 हो गया। 7s में अगर 2 रख दें तो 88 हो गया। अब कितना, 4, तो वो आपका 5f में 4 इलेक्ट्रॉन, 5f में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन f में गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जाने के कारण यूरेनियम जो है ना f ब्लॉक का तत्व है। f ब्लॉक के अंतर्गत 2 सीरीज होता है, एक बोलते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनम 57 के बाद के 14 तत्व, और एक होते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनियम 89 के बाद के 14 तत्व। एक्टिनियम AC 89 के बाद के 14 तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनम LA 57 के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। तो 14 और 14 कुल तत्वों की संख्या होती है 28 और इनको आवर्त सारणी के मुख्य भाग के नीचे रखा गया है। तो जितने लेंथेनाइड्स हैं
वो सभी धातु हैं, जितने एक्टिनाइड्स हैं वो सभी धातु हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। देखिएगा, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का सभी तत्व धातु होता है। एस ब्लॉक वाला भी जनरली धातु होता है, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी आते हैं, और अधिकांश अधातु पी ब्लॉक में ही आपको मिलते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने तत्वों को ब्लॉक के आधार पर बांटा, तत्वों को ब्लॉक के आधार पर बांटा हम लोगों ने। अब वर्ग कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने बात किया। तो एक छोटा सा इसी में हम लोग बना कर देखते हैं, क्वेश्चन एक बना कर देखते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए Fe 26, कहा जाए कि ये किस वर्ग का तत्व होगा, Fe किस वर्ग का तत्व होगा, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे इसका। आर्गन 18 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 18 के बाद अब कितना, 8 बच गया। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में तब 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर अंतिम s और अंतिम d का इलेक्ट्रॉन। अंतिम s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम d में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका वर्ग हो गया 8। यही ना मेंडलीव क्या किए, वर्ग 8 में आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसे 3-3 गो धातुओं को, 3-3 तत्वों को उन्होंने एक साथ सजा दिया था। तो ये आपका वर्ग आ गया 8, किसका, आयरन का। इसमें जो वर्ग 11 होता है ना, उसको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। वर्ग 11 को क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, वर्ग 17 को हैलोजन बोलते हैं। इस तरह कुछ तत्वों का हम लोग और वर्गों का नामकरण करते हैं। लेकिन चलिए इसके बाद देखा जाए कि अब इसमें क्या है। और छोटी सी एक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब उन्हें प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ये इतना फेमस है ना कि इनको प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी की विशेषता ये हो गया क्या भाई, तत्वों के गुणों में तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाता है। आवर्त सारणी का तो सबसे बड़ा विशेषता यही है। कमियों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया ही। अब आपको पढ़ना है क्या, संयोजकता पढ़ना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, संयोजकता पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हल्का फुल्का मैंने चर्चा किया आपसे। संयोजकता की बात करें तो संयोजकता देखने में कितना आसान लगता है एज ए टीचर, किसी शिक्षक को लग सकता है कि संयोजकता बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना तो बात बढ़ती चली जाती है। तो हम लोगों को बात नहीं बढ़ाना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। तो विद्यार्थी जी, धातुओं के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी संयोजकता होती है। धातुओं के बाहरी कक्षा में जैसे मैग्नीशियम है 12, 2, 8, 2, तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2। मैग्नीशियम की संयोजकता वैलेंसी हो गई 2। मैग्नीशियम की ये जो संयोजकता है वैलेंसी, ये आपका 2 हो गया। संयोजकता है क्या भाई, तो रासायनिक बंधन बनाने की क्षमता है। किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा जितने सहसंयोजक बंधनों का निर्माण होता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कोई एक परमाणु जितना बंधन बनाएगा वो संयोजकता होगा। सहसंयोजक बंधन ही नहीं, आयनिक बंधन भी। जैसे कि ये मैग्नीशियम मुख्य रूप से 2 गो आयनिक बंधन बनाता है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2। इसी तरह अगर आप एक फेमस उदाहरण क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 17, 2, 8, 7, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी। सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी, सोडियम की संयोजकता भी 1। देखिए ना, सोडियम 11, 2, 8, 1। तो सोडियम अपनी
बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए अपना एगो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, और इस तरह से आयनिक बंधन का निर्माण होता है। और वो आपको धातु और अधातु तीसरा जो चैप्टर है ना, उसमें आपको पढ़ना है। तो संयोजकता, धातुओं के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संयोजकता होती है, और अधातुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे संयोजकता कहते हैं। अधातुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखिएगा ना, तो ऑक्सीजन का 8 है, 2 और 6, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन और दे दें कि 8 पूरा हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2। लेकिन संयोजकता का जो बढ़िया परिभाषा है वो ये है कि किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता के आधार पर तत्वों का फॉर्मूला भी लिखा जाता है। संयोजकता के आधार पर तत्वों का फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे कि एलुमिना, एलुमिना AlO, एलुमिना एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, उसको एल्युमिनियम के नीचे, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, उसको ऑक्सीजन के नीचे। तो संयोजकताओं को कैंची की तरह तिरछा लिख दें तो हम लोग साधारण से अणु का अणु सूत्र लिख सकते हैं। एल्युमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो गया Al2O3। Al2, 2 क्या है भाई, ऑक्सीजन की संयोजकता है, 3 क्या है, एल्युमिनियम की संयोजकता है। इसी तरह अगर आप देखिएगा तो CH4, कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। हालांकि ये फॉर्मूला सब जगह काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला सभी जगह काम नहीं करेगा आपका, लेकिन छोड़िए ना, सिंपल ही काम करता है। अब आपको कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 यहाँ नहीं पता चलेगा, यहाँ पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ लिमिटेशन होता है हर चीज़ का, लेकिन इसका ज़्यादा डिटेल से हम लोग अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक और चीज़ है, परिवर्तनशील संयोजकता है। तो लोहा है ना, वो 2 बंधन भी बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, 3 बंधन भी बना लेता है। तो लोहा में परिवर्तनशील संयोजकता है। लेकिन उससे ज़्यादा फेमस आपके क्लास 10 के लिए फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस 15, 285, इसकी जो संयोजकता है, इसकी संयोजकता है ना, वो 3 भी होती है तथा 5 भी होती है। जब संयोजकता 3 हो, जैसे कि PCl3, संयोजकता 5 हो तो PCl5, इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। संयोजकता एक बार 3 और एक बार 5। क्लोरीन की संयोजकता तो 1 है, इसलिए यहाँ लिखने की कुछ भी आवश्यकता पड़ी नहीं। तो अब संयोजकता के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी थोड़ा बहुत चर्चा किए। संयोजकता, परमाणु का आकार या त्रिज्या, आयनन ऊर्जा भी पढ़नी है विद्यार्थी जी। आयनन ऊर्जा, परमाणु की आकार या त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या, ऐसे तो परमाणु त्रिज्या कोई आसान काम नहीं है, कुछ अपवाद है जो दिमाग हिला देता है, लेकिन वो क्लास 10 में आपका थोड़े आएगा। क्लास 10 में क्या पढ़ना है भाई, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई लिखते हैं परमाणु त्रिज्या को। विद्यार्थी जी, एकदम सरल परिभाषा की अगर बात करें तो जैसे कि एक क्लोरीन Cl2 ले लेते हैं, तो क्लोरीन Cl2, इसमें 2 गो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी के आधा को बोलते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या। क्लोरीन का ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। क्लोरीन का ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो 2 गो क्लोरीन परमाणु होगा, उन दोनों क्लोरीन परमाणुओं के नाभिक, ये नाभिक मान लिए हैं, ये नाभिक है के केंद्र, नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी के आधा को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो किसी द्विपरमाणविक के साथ इसमें और बोलना पड़ेगा, होमोन्यूक्लियर, किसी होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का एटॉमिक रेडियस उसके दोनों परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा होता है। तो जैसे कि
ये अगर क्लोरीन हम लोग उदाहरण ले लें, क्लोरीन एक उदाहरण आप ले लेते हैं, तो इसके दो नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी 198 पिकोमीटर होता है, और इसमें अगर हम लोग 2 से भाग दे दें तो 99 पिकोमीटर ये क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। इसके बाद है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा है, आपको कमेंट करना है। मैंने कहा है कि आप कमेंट कीजिएगा, किस पर भाई? मेंडलीव के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या। आयनन ऊर्जा, तो किसी गैसीय उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयनीकरण विभव या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आप इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं हम लोग आईपी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए तो आयनन ऊर्जा बोलते हैं, तो किसी गैसीय उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनीकरण विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, जनरली इसको आईपी से डिनोट करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलिए, या फिर आयनीकरण विभव बोलते हैं। ये एक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? तो किसी गैसीय उदासीन परमाणु के एक में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। एक है आपके पास सोडियम 11, 2 8 1 है, और एक है क्लोरीन 17, 2 8 7 है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और धातु अपना इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि किसी को दे दें, तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो धातुओं से आप इलेक्ट्रॉन लेने जाइएगा तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसलिए आसान काम में ऊर्जा कम लगा, आसान काम में ऊर्जा कम लगता है, इसलिए धातुओं के आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। लेकिन अधातुओं की बात करें, जैसे कि क्लोरीन, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए अधातु में से अगर आप सोचे कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये बहुत मुश्किल है। ये समझिए तो कंजूस आदमी है और उससे आप रुपया मांगने गए हैं, कौन? अधातु। तो उसको तो और चाहिए, वो आपको देगा नहीं। उससे रुपया निकालने में, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है ना, किसी कंजूस आदमी से रुपया लेना बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल काम में ऊर्जा अधिक लगता है, इसलिए अधातुओं के आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, धातुओं के आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। अक्रिय गैसों के आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, और सबसे कम किसके लिए होगा? सीजियम के लिए। सीएस जो है ना, CS 55, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व है सीजियम, और इसके आयनन ऊर्जा का मान होता है सबसे कम। यानी सीजियम आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। यही कारण है कि सीजियम धातु को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, जिसको फोटोन बोलते हैं, एक क्वांटम ऊर्जा होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा यानी क्वांटम यानी फोटोन की सहायता से सीजियम का जो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर सीजियम परमाणु से बाहर निकल जाता है। घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो सीजियम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है। क्यों? क्योंकि आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि इसका आयनन ऊर्जा का मान कम है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। बड़ा आकार में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, धातु है, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करें, और विद्यार्थी वर्ग में नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधातुई गुणों में वृद्धि होने के साथ आयनन ऊर्जा भी, थोड़ा सा गलती बोला गया, किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो अधातुई गुण बढ़ता है, इसलिए आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। लेकिन वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। जैसे कि सीजियम अपने वर्ग में नीचे है, हालांकि इसके भी नीचे है फ्रांसियम, लेकिन वो रेडियो सक्रिय होता है। फिर से, चूंकि एक बार बोलने में हमसे त्रुटि हुआ, इसलिए पुनः सुनिए। जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है, यानी नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल घटता है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान हो जाता है।
तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण वर्ग में जब नीचे जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो गया, यानी आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और जब किसी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, अधातुई गुणों में वृद्धि होती है, परमाणु का आकार घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, अधातुई गुण बढ़ती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, अर्थात कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा के बाद धातुई गुण दिया हुआ है। धातुई गुण धातुई गुण एक विद्युत ऋणात्मकता भी है। विद्यार्थी जी, वर्ग 1 वाला सब धातु, वर्ग 2 वाला धातु, माने इसमें आप हाइड्रोजन और इस सबको छोड़ दीजिए, एक आध गो अपवाद है। और डी ब्लॉक वाले सारे धातु, एफ ब्लॉक वाले सारे धातु, पी ब्लॉक वाले में धातु अधातु दोनों होता है। और जब हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है ना वो बढ़ता है। देखिए तो मेटालिक प्रॉपर्टी, धातुई गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी। विद्यार्थी जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, काशी जी में शंकर पार्वती, इतनी बात करते हैं। काशी जी में शंकर पार्वती। वर्ग 14 में हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये आपको अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, इसको नॉन मेटल माने सिलिकॉन को या मेटलवाइड माने, इसमें कंफ्यूजन है, हम नॉन मेटल ही रहने दे रहे हैं। नॉन मेटल, ये मेटलवाइड, मेटलवाइड उपधातु, ये क्या होता है विद्यार्थी जी? पुअर मेटल होता है, पुअर मेटल। ये भी क्या है? पुअर मेटल है। तो जब हम लोग वर्ग 14 है, ये कौन सा वर्ग है? वर्ग 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार से वर्ग 14 है। वर्ग 14 में जब हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है और धातुई गुणों में भी वृद्धि होती है। धातुई गुणों में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। वर्ग में नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ता है। इसका 6, 14, इसमें 32 जोड़ दीजिए, मैजिक नंबर है। 18 जोड़ते हैं, सुनिए, 8, 18, 32 मैजिक नंबर है। कार्बन की परमाणु संख्या है 6, उसमें 8 जोड़िए तो 14 हो जाएगा। सिलिकॉन की परमाणु संख्या है 14, इसमें 18 जोड़िए तो 32 हो जाएगा। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 32 है, इसमें 18 जोड़ने पर टीन की परमाणु संख्या 50 हो जाएगा। और 50 में एक मैजिक नंबर अगला 32 जोड़ दीजिए। 32 टीन में 32 जोड़िए तो 50 में 32 जोड़ने पर लेड की परमाणु संख्या 82 मिल जाएगी। तो मैजिक नंबर बोलते हैं 8, 18, 32 को मैजिक नंबर बोलते हैं, जिसकी सहायता से वर्ग में लिखे गए तत्वों की आप परमाणु संख्या आसानी से किसी को बता सकते हैं। कोई पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद एक दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, बंधन में मौजूद इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बंधन में मौजूद इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने तरफ खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के मामले में किंग कौन है? फ्लोरीन। ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब क्लोरीन। अगर कहीं फ्लोरीन मौजूद नहीं हो तो ऑक्सीजन किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। बंधन में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। तो अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है और धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें जो आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं? किसी गैसीय उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी गैसीय उदासीन परमाणु में एक बाह्य इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईए बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये सबसे ज्यादा होता है किसके लिए? क्लोरीन के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन के लिए। अब इसमें रासायनिक क्रियाशीलता दिया हुआ है, रासायनिक क्रियाशीलता दिया हुआ है। तो परमाणु का आकार जितने बड़ा होगा ना उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। धातुओं का आकार, परमाणु का आकार नहीं, धातुओं का आकार जितने बड़ा होगा
उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। धातुओं का आकार जितना बड़ा होगा ना, उनकी क्रियाशीलता अधिक होगी। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें जब हम लोग वर्ग एक है, यह वर्ग एक में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका आकार बढ़ता है और इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती चली जाती है। तो मोस्ट एक्टिव होगा कौन? फ्रांसियम। ऐसे भी ये रेडियो सक्रिय है। सीजियम की क्रियाशीलता इन बाकियों से क्या होगी? अधिक होगी। अधातुओं के केस में उल्टा है। अधातुओं में वर्ग में जो ऊपर होता है ना, जैसे कि वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक है और परमाणविक स्टेज में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। परमाणविक स्टेज में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। परमाणविक स्टेज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। तो धातु और अधातु की क्रियाशीलता दो प्रकार की हो जाती है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे। इसके बाद अब कुछ नहीं बच रहा है। भौतिक गुण छोड़िए, भौतिक गुण सब जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी का गुण दोष। विद्यार्थी जी, आधुनिक आवर्त सारणी का गुण दोष पूछा जाता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का गुण दोष इसमें थोड़ा बहुत दे रहा है कि लास्ट में पढ़ लेना है। तो गुण क्या है? तत्वों के अध्ययन में सुविधा, समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाना, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया है। ये सब आधुनिक आवर्त सारणी का गुण हुआ। दोष क्या हुआ? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। ये जो लिंथेनाइड एक्टिनाइड है, एफ ब्लॉक के तत्व, उनको आवर्त सारणी के मुख्य भाग के नीचे रखा गया है। ये सब उसका दोष हो गया। और एक बात और है इसमें, ये जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी का अभी दीर्घ रूप चल रहा है, लेकिन जिस दिन 118 तत्वों से अधिक तत्वों की खोज हो जाएगी, 119वां तत्व, 120वां तत्व, 121वां तत्व, ये जब खोज हो जाएगा तब ये आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है ना, इसका भी एक विस्तृत रूप आएगा। उसकी बात एग्जाम के बाद कभी आप हमारे साथ कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को इजाज़त दें। मैं हमेशा बोलता हूं कि जय हिंद की भावना कहें चाहे ना कहें अपने मन में जरूर रखेंगे। ऐसे बोलने में क्या हर्ज जाता है ना। और उससे भी बढ़िया है कि आप कमेंट कर दीजिएगा। कल सुबह 7 बजे मैं आपके साथ लाइव आऊँगा और पहला चैप्टर से लेकर चौथा चैप्टर तक सरसरी तौर पर जितना प्रमुख चीज़ है ना, वो सब मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा 1-1.5 घंटा के अंदर। और यकीन मानिए कि आप मुझे भूलिएगा नहीं ना। सारा पढ़ाया हुआ मेरा आपके प्रश्न पत्र में दिखाई देगा। जय हिंद के साथ, धन्यवाद।